नारायण। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसमें कि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कि पहले के जन्म हुए थे और उनके जो माता पिता हैं या जो गार्जियंस हैं वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को एक समस्या आती है कि उनकी कुंडली का समय जो है वो उनको सही नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर में होता ये है या बहुत बार लोगों को जो बताया जाता है पुराने समय में, जैसे कोई अगर सुबह के टाइम में भोर के समय में होता था तो अमूमन लोग कह देते थे कि अरे वही 4 और बजे के आसपास हुए थे। या जब सुबेरे के टाइम में इनके पिताजी चले गए थे ऑफिस तो वही 10 साढ़े 10 बजे का समय था। ऐसी स्थितियों के अंदर में जो उनकी कुंडली बन कर के आती है तो वो निश्चित तौर पर जब सही समय नहीं होता तो उसके अंदर में बहुत बार जब लग्न संधि के आ जाते हैं तो वैसी स्थिति के अंदर में उन लोगों का लग्न स्पष्ट होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और इसकी विपरीत प्रतिक्रिया ये होती है कि वो व्यक्ति बहुत सारे ज्योतिषियों के यहाँ या विद्वानों के यहाँ जाता है और जो भी उनको वो समय बताता है, इसमें किसी भी ज्योतिषी या विद्वान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो भी समय बताया जाएगा उसी समय के आधार पर ही वो कुंडली निकालेंगे और उसका विवेचना भी करेंगे। लेकिन चूंकि लगभग 2 से पौने 2 घंटे से लेकर के और सवा 2 घंटे के बीच का एक लग्न होता है। अब आमतौर पे यदि किसी व्यक्ति का लग्न का पावर मान लीजिए कि 25 डिग्री का हो और उसकी उसके जन्म का जो समय था वास्तविक, मान लीजिए कि वो 4:10 पे पैदा हुआ था और उसके घर वालों ने 4:20 बता दिया, तो 10 मिनट के अंदर में हो सकता है कि उसका लगन बदल जाए। ऐसी स्थिति के अंदर में जो बदला हुआ लग्न होगा उसी के आधार पर उसकी विवेचना भी होगी और उसी के आधार पर वो अपने उपायों को और कार्यों को भी करेगा और परिणाम स्वरूप ये होगा कि उसको जो फल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि आप बहुत सारे ज्योतिषियों के यहाँ गए, आपने पूजा पाठ भी करवाया, आपने अंगूठी भी धारण किया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी आपको कोई भी उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में यदि किसी व्यक्ति का लग्न स्पष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो भी उपाय आप करवाएंगे या जो भी उपाय वो व्यक्ति करेगा तो उसको उसका सीधा सीधा फिर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसको किसी विद्वान के यहाँ मिल करके और समय को धीरे 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 करके रेक्टिफाई करते करते आप वैसी स्थिति पे पहुंच सकते हैं कि आपका सही लग्न क्या है उसका एक अनुमान मिल जाता है। अब ये है कि इस चीज का पता कैसे किया जाए कि किस व्यक्ति का कौन सा जन्म वास्तविक है। तो इसके अंदर में थोड़ा सा कुछ न कुछ तो हवा में भी बाण चलाना पड़ता है और बाकी कुछ कुंडलियों के अंदर में ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की जिनको देख करके भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की कद काठी कैसी होगी या इस व्यक्ति का जो अमूमन स्वभाव होगा वो कैसा होगा। ये गुस्सा वाला आदमी होगा कि शांत आदमी होगा, इसके अंदर में धैर्य की सीमा क्या होगी, ये बहुत मोटा तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा दुबला तो नहीं होगा। इन सब चीजों का पता लगाया जा सकता है उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति को देख करके। काल परिस्थिति और देश का प्रभाव सर्वत्र पड़ता है और वो पड़ेगा भी। जैसे कोई व्यक्ति अफ्रीकी मूल का अगर है और उसके लग्न में उच्च का शुक्र ही क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो बहुत गोरा नहीं हो सकता क्योंकि काल परिस्थिति देश का प्रभाव पड़ेगा। नेपाल में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उसका बुध नवम भाव के अंदर में उच्च का ही बैठ जाए, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि वहां पर आमतौर पर जो वहां की जेनेरिक है वो लंबा होने वाली नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर में वो जरूर थोड़ा सा अन्य लोगों की अपेक्षा लंबा मिलेगा। इसी प्रकार कुंडली के अंदर में बहुत से ऐसे प्लैनेट होते हैं, जैसे हम आपको कुछ दो चार उदाहरण बताते हैं जिनको देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति का कौन सा लग्न होने की संभावना बनाता है। जैसे यदि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, एक तो गुरु, दूसरा मंगल और तीसरा चंद्रमा और शुक्र। इनका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि ये जिस हिसाब से जहां बैठते हैं उस हिसाब से उस व्यक्ति के स्वभाव के अंदर में या उसकी कद काठी के अंदर में उसका प्रभाव छोड़ेंगे जरूर। जैसे यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर में एकादश भाव के अंदर में गुरु की स्थिति है तो स्वाभाविक बात है कि उसका कोई भी अगर भाई होगा तो उसके लिए वो काफी कारक होगा, या उसके गुरु का जब जब टाइम आया होगा ये कुंडली में देख करके उससे पूछने पर पता चलेगा कि इस दौरान क्या उसके भाई को कुछ फायदा आया था
इस दौरान क्या उसके भाई से उसकी कुछ ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से उसको कुछ फायदा हुआ हो, क्योंकि एकादश भाव के अंदर में बैठने पर तृतीय भाव के ऊपर उसकी सीधी दृष्टि पड़ती है। और एकादश भाव के अंदर में गुरु के बैठने से उस व्यक्ति के जो नीचे के दांत होते हैं, वो नीचे के दांत छोटे 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 सेट दांत होते हैं और वो देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। नीचे का दांत, ऊपर के दांत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर में गुरु 10वां घर के अंदर में बैठ गए हैं, तो 10वां भाव जो होता है वो घुटना भाव होता है, और 10वां भाव फेफड़ा भाव होता है, 10वां भाव कैरियर का भी भाव होता है, या चौथे घर के अंदर में बैठ जाए। चतुर्थ भाव माने भूमि, मकान, वाहन, माता, हृदय, सुख। तो केंद्र में गुरु बैठने पे उसको अच्छा फल तो देता ही देता है, यदि वो केंद्राधिपत्य दोष के अंदर में ना बैठा हो तो। ऐसी स्थिति में ये देखना चाहिए कि चूंकि गुरु मेध वृद्धि का भी कारक होते हैं, तो अगर दसम भाव के अंदर में या चतुर्थ भाव के अंदर में अपनी उच्च राशि में नहीं होना चाहिए, इस बात का भी थोड़ा सा जरूर ध्यान देना चाहिए। तो उसका जो ये छाती का पोर्शन होगा, चेस्ट का पोर्शन होगा, वो थोड़ा सा विकसित होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का गुरु किस पोजीशन के ऊपर है। अब आमतौर पर एक लगन आगे या एक लगन पीछे तक ही कोई भी व्यक्ति देख सकता है। किसी किसी व्यक्तियों की कुंडली के अंदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसका सही सही सटीक अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अभी तक जैसे कि हमारे स्वयं की अनुभूति में आया है, हमने कम से कम 1000 से ऊपर लोगों के लग्न को थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करके और उनका सही एक समय निकाल लिया है, और उसके आधार पर आज की तारीख में वो लोग चलते हैं, तो वो लोग काफी सफल हैं, और वो जो भी उपाय करते हैं उनका त्वरित लाभ उनको दिखाई पड़ता है। अब दूसरा बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव यदि किसी व्यक्ति के लग्न के अंदर में बैठे हों, या सप्तम भाव के अंदर में बैठे हों, या चतुर्थ भाव के अंदर में बैठे हों, या दसम भाव माने कि केंद्र के अंदर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर में चूंकि मंगल क्या है कि वो मांसपेशियों का कारक होता है, और यदि किसी किसी व्यक्ति के मंगल और गुरु दोनों लोग साथ में हों, तब तो ये पक्का है कि अगर वो दसम में या चतुर्थ में बैठेंगे तो ये पोर्शन उसका काफी विकसित और बढ़िया सुडौल भी बना देते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो उस व्यक्ति के पुष्टता के भी कारक हैं और मांसपेशियों के भी कारक हैं। तो उसको इस स्थान पे मांस विशेष रूप से जमने की संभावना दिखती है। लेकिन मंगल यदि अकेला बैठा हो तो उसका थुलथुला शरीर नहीं होगा, उसके बॉडी में कसावट होगी, उसके जो मांसपेशियों की वृद्धि होगी। तो गुरु और मंगल इन दोनों की स्थितियों को देख करके आप इसके विषय में सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का किस स्थान पे गुरु बैठा होगा या किस स्थान पे मंगल बैठा होगा। अगर वो एक दो खाना ऊपर नीचे होते हैं तो इसके जरिए आप उस व्यक्ति की कुंडली को रेक्टिफाई कर सकते हैं या स्पष्ट लग्न निकाल सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा को आधारित करके ही निकाला जाता है। अमूमन आमतौर पर जब चंद्रदेव किसी आदमी के लग्न के अंदर में बैठते हैं, इसमें इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए चंद्रमा के अंदर में, या चंद्रमा का कहीं भी कोई भी आप अगर फलादेश कर रहे हैं तो उसके अंदर में ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का। क्योंकि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है सप्तमी के बाद का अत्यंत शुभ होता है, और षष्ठी तक कृष्ण पक्ष में वो ताकतवर ही स्थिति में होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के लग्न के अंदर में चंद्रदेव बैठते हैं धनु लगन को छोड़ करके, तो आमतौर पर उन लोगों का चेहरा हल्का सा गोलाई लिए हुए दे देता है। और दूसरा, यदि वो पीड़ित हो या क्षीण हो चंद्रमा, तो उन लोगों को जब जब मौसम चेंज करते हैं तो उन लोगों को सर्दी और जुकाम पकड़ने की भी संभावना बनाता है। तीसरा, लगन के अंदर में यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के शनि की स्थिति होगी, तो स्वाभाविक रूप से जब वो व्यक्ति चलेगा तो वो हल्का सा ऐसे गर्दन झुका कर चलता है, जब मानो उसने अपने गर्दन के ऊपर कोई चीज उठा रखी हो, और ये उसको पता नहीं चलता है, सहज ही हल्का सा उसका बेंड हो जाता है गर्दन का हिस्सा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के लग्न के अंदर में कहीं शनि देव तो नहीं बैठे हैं। और लग्न के अंदर में शनि देव बैठने से थोड़ा सा उसका रूखा भी बनाते हैं चेहरा, जैसे उसके अंदर में एक ड्राइनेस देते हैं उसके शरीर के अंदर में। तो उसको भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के लग्न के अंदर में मंगल देव बैठे हों और वो उनके शत्रु राशि हो, तो उस स्थिति के अंदर में आमतौर पर
उस व्यक्ति के चेहरे पर या इस पूरे पोर्शन के ऊपर कहीं न कहीं कट का निशान भी देते हैं और उस व्यक्ति को सहन शक्ति भी देते हैं। वो किसी का 1 बार सहता है, 2 बार सहता है और तीसरी बार फिर उसको विस्फोट कर देते हैं। दसम भाव के अंदर में यदि किसी व्यक्ति के मंगल देव बैठे हों, तो उसका चूँकि लग्न के ऊपर सीधा दृष्टि जाता है, इसलिए उसकी बात जो ही कटती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। और विशेष करके कार्य क्षेत्र के अंदर में जहाँ वो कार्य करता है, वहाँ पे वो थोड़ा अपना डिक्टेटरशिप भी चलाना चाहते हैं। और यदि वो छोटे पोस्ट पर वहाँ पे कार्यरत हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर में उनको अपने अधिकारियों से डाँट भी खानी पड़ती है। अब यदि किसी व्यक्ति के चौथे घर के अंदर में मंगल होता है, तो उस आदमी को 5 मिनट के लिए ही गुस्सा आता है, लेकिन इतनी तेज गुस्सा आता है कि उस पीरियड के दौरान यदि उसके हाथ में कोई अस्त्र-शस्त्र दे दिया जाए, तो वो उसे भी चलाने में गुरेज नहीं करता। सप्तम भाव के अंदर में यदि किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर में मंगल देव की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर में चूंकि वहां से भी उसके सीधा लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ती है, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी सी चिड़चिड़े स्वभाव की मिलने की संभावना बनाते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के लग्न के अंदर में गुरु बैठ जाए, तो स्वाभाविक रूप से अगर वो अपनी अच्छी राशि में नीच राशि को छोड़ करके बैठें और अमूमन उनका 7 डिग्री के ऊपर का अगर पावर हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर में देखते हैं तो उसका जो माथे का पोर्शन होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और उसके कान भी थोड़े बड़े और गद्देदार बनाते हैं लग्न के अंदर में यदि गुरु बैठते हैं तो। अब तीसरी बात आती है राहु देव की और केतु देव की। राहु देव यदि किसी व्यक्ति के लग्न के अंदर में बैठते हैं और वो पुरुष तत्व राशि के अंदर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर में उसके नाक का हिस्सा थोड़ा सा वो चौड़ा करते हैं और जो बाद में आगे 35वें साल के बाद उसका गर्दन का हिस्सा और ये ऐसे थोड़ा सा एक में मिल जाता है। इस ढंग का उसका पर्सनालिटी बनता है। अब यदि किसी व्यक्ति के केतु देव लग्न के अंदर में बैठे हों और वहां पर पुरुष तत्व राशि हो, यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि या कुंभ राशि हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर में उन लोगों के सर के अंदर में दर्द भी देता है। स्त्री तत्व राशि के अंदर में अपेक्षाकृत इस फलादेश को थोड़ा कम ही आंकना चाहिए। तीसरी बात आती है कि यदि किसी व्यक्ति के अष्टम भाव के अंदर में पुरुष तत्व राशि के अंदर में राहु देव की स्थिति हो, तो ऐसे व्यक्ति को कालांतर में या पहले पाइल्स होने की भी संभावना बनाते हैं। अब इसके अंदर में थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी भी हैं कि अगर अष्टम भाव के ऊपर राहु देव की दृष्टि भी पड़ती है तो उन लोगों को पाइल्स होने की संभावना होती है। लेकिन आप लग्न के अंदर में उनका जब लग्न चक्र बनाइए, तो वहां पर ये देख करके यदि अष्टम भाव के अंदर में हो, तो जिस टाइम पे उनका राहु का महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा कुछ आया हो, तो उनसे इस चीज को पूछें कि क्या इस समय में आपको कुछ कब्जियत और ये सब चीजें ज्यादा हुई थी या आपको कुछ पाइल्स की संभावना उस टाइम पे बनी थी। तो इससे भी जानकारी मिल सकती है कि उस व्यक्ति के एक्यूरेट राहु देव कहाँ पे बैठे हुए हैं। चूंकि वो किसी एक राशि के अंदर में बैठे होंगे, उसके आधार पर भी उस व्यक्ति के लग्न को आप सेट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर करके ये भी ज़रूर देखना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक नियम फॉलो ही करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जिनको कि आपको उस व्यक्ति से बातचीत के दौरान कुछ अनुमान लगाने पड़ते हैं कि उस व्यक्ति का मूल रूप से जो स्वभाव है, वो कैसा है। अब जैसे किसी व्यक्ति का कर्क लग्न और सिंह लग्न दोनों लोगों की संधि हो रही हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर में ये देखना चाहिए कि कर्क लग्न वाला जहाँ पर बहुत ज़्यादा भावुक आदमी हो जाता है, सिंह लग्न वाला वहीं पे बहुत स्वतंत्रता प्रेमी हो जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ों के अनुमान लगा करके और आप इस चीज़ का प्रादुर्भाव पैदा कर सकते हैं या बता सकते हैं उस व्यक्ति को कि आपका जो सटीक लग्न होगा, वो किस जगह पे होगा और आपका कौन-सा लग्न होगा। जब किसी व्यक्ति का लग्न सही पता चल जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में फिर उस व्यक्ति को आप जो भी फलादेश बताएंगे, उसके अंदर में भी उसको काफी अच्छा उसका फायदा भी मिलेगा और दूसरे आप जो उस व्यक्ति को उपाय करा रहे हैं, उस उपाय का उस व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो हमारा एक ये कहना है कि एक ये ऐसा विषय है, एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है और वो संशय में ही पड़े रह जाते हैं कि हमारा वास्तव में कौन सा लग्न है और कौन सा लग्न के ऊपर हमको चलना चाहिए। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लग्न वाले आदमी को
कुछ दूसरे टाइप के उपाय सूट करते हैं या उसको फलित होते हैं, और किसी दूसरे लग्न वाले को किसी दूसरे टाइप के उपाय सूट करते हैं या फलित होते हैं। तो इस चीज का अगर अनुमान लगा करके और उसके बाद एक सकारात्मक दिशा में वो व्यक्ति आगे बढ़े, तो निश्चय ही उस व्यक्ति को इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर में यदि पंचम भाव के अंदर में अपनी स्थिर राशि को छोड़ करके चलायमान राशि के अंदर में यदि चंद्रदेव बैठ जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर में वो व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति में एक चीज के ऊपर टिक करके नहीं रह पाता है। तो ऐसी स्थिति को भी देख करके आप उसके चंद्रमा के पोजीशन को देख करके उसके लग्न का अंदाजा लगा सकते हैं और उसके फलादेश को और भी एक्यूरेट बना सकते हैं। इस चीज के अंदर में ये भी चीज जरूर रखना चाहिए, एक सावधानी भी रखने के लिए, कि जैसे उस व्यक्ति को आपने लग्न रेक्टिफाई करके कोई दूसरा लग्न निकाला, तो उसके ऊपर वो चले कुछ दिन और सूक्ष्म दशा तक जा करके उसके जो भी उसके परिणाम आते हैं, आप उसकी संभावना व्यक्त कीजिए। यदि वो उससे टैली होता है, तो फिर आप उसको उसी के आधार पर आगे के भी जो भी उसके फलादेश हों उसको करिए, तो इससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये एक ऐसा विषय है कि थोड़ा-सा इसमें कंट्राडिक्शन भी है ज़रूर, लेकिन इसके बावजूद भी यदि संजीदगी के साथ उस व्यक्ति के साथ तालमेल बिठा करके और जो इसमें विद्वान हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनको भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि चीज़ों को मिलाना एक थोड़ा-सा कठिन कार्य होता है। लेकिन जब वो मिल जाता है, इसके बाद वो जो व्यक्ति होगा, वो आपका कायल हो जाएगा, क्योंकि उसे अब लाभ मिलना शुरू हो चुका है और उस लाभ को पा करके वो निश्चय ही आपको ज़रूर धन्यवाद देगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसे एक लीक से हट करके थोड़ा इस प्रोग्राम को बना रहे थे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें अभी आपके समझ में ना आवें, लेकिन आपको अगर किसी भी प्रकार का संशय हो, तो आप हमें मैसेज में डालिएगा, हम उसका आपको जवाब ज़रूर देंगे। और दूसरा, आप यदि हमारे चैनल को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसे आप जल्दी से जल्दी कर लें। और आपका प्रेम और आपका स्नेह जो हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपके लिए आपसे बहुत-बहुत आभारी हैं, आपके बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो भी आपको हमारा वीडियो के अंदर में कोई संशोधन करने की बात हो, तो आप उसे भी हमें ज़रूर बताइए, हम उसे भी ज़रूर संशोधन करेंगे। और बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो जो जाए, उसका नोटिफ़िकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। नारायण।